नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में। और मार्केट पे चर्चा होगी हमेशा की तरह इस हफ्ते भी, और उन तमाम सवालों को हम ढूंढेंगे, उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जो आपके दिमाग में इस वक्त छाए हुए हैं। हमने शो का आज नाम दिया है कि किसकी नज़र लग गई। अब बिल्कुल न्यू हाई के पास पहुंच के वो फिर से नीचे आ गया, तो ऐसा लगता नहीं इसे कृपा कहीं रुकी हुई है, अटक गई। वो कहाँ अटकी है उसी पे आज बातचीत होगी। तो 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिस पे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो चीज़ें अटक रही हैं। अचानक से मूड थोड़ा सा बहुत अच्छा वाला नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है। वो क्या रीजंस हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। तो आज के जो 4 टॉपिक हमने चुने हैं जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं, उसमें पहला टॉपिक है जिसकी पूरी दुनिया चिंता कर रही है, यूएस में यानी अमेरिका में डेट सीलिंग का संकट। अब अभी सब जब डिटेल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा इशू है क्या, कि इसमें तमाम बाजार इतने परेशान है। अमेरिका में तो रोज जैसी खबर छपती वैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा टॉपिक है कि हमारे बाजार में, भारतीय बाजारों में ब्रेक क्यों लग रहा है। क्या ऐसी चीज है जो बिल्कुल तेजी में चलते हुए अचानक से रुक जाती है, जबकि कोई बहुत वैलिड रीजन नहीं दिखता कि बहुत ठोस कारण है, या ठोस कारण है तो क्या है वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा विषय है करेंसी, जो मुझे लगता है बहुत सीरियस है। देखिए, हमारा रुपया काफी वीक हुआ है डॉलर के सामने। यूएस में आप डॉलर इंडेक्स देखें तो वो भी काफी ऊपर जा रहा है। और जो ताजा आंकड़ा जापान का है, वहां इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 1976 के बाद अब सबसे ऊपर गया 3.5% पे। तो क्या उसकी वजह से येन कैरी ट्रेड पे कोई असर पड़ेगा, इस पे बातचीत होगी। और चौथा विषय, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, और उनका मानना यह है कि जो एक्सपेंस रेशियोज हैं उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है, उसमें कई चीज़ें शामिल करनी चाहिए, कम करना चाहिए। तो इस पर भी बातचीत होगी। तो इन 4 विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो आज मेहमान है, तो ऑफ कोर्स सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं। और चूंकि म्यूचुअल फंड का एक स्पेसिफिक इशू है तो उस पर डिटेल में जरूर उनसे बातचीत होगी। अभय अग्रवाल सर हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं और घूम फिर के आए हैं, और मैंने सुना वो एलआरएस से बड़ा परेशान थे आप, है ना। अभी सभी लोग परेशान है, वो 20% का आप लोगों को जो एक, वैसे अमीरों के ऊपर लगना ही चाहिए, नहीं सर अमीरों पे नहीं लग रहा है, ये तो मिडिल क्लास पे भी लग रहा है। अब कोई है जो अपनी बच्चों को पूरे साल जमा किया कि यूएस में भेजेंगे यूनिवर्सिटी में, और यूएस में खर्चा आता है कम से कम भी 4 साल के कोर्स का 2 करोड़। जो सरकार ने अपना गजट दिया, सबसे पहले उस सबसे ऊपरी वाले उस लाइन पे क्या लिखा, ये मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं वो अमीर ही हैं, वो बड़े लोग हैं। तो खैर इस पे बातचीत आगे बीच में हो सकती है। गौतम बेद जी हमारे साथ है, अमेरिका से खास तौर पर भारत दौरे पर हैं। और गौतम बेद जी का अब नया परिचय ये है कि कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ पीएमएस हो गया है। जो पहले सिर्फ स्टेलर वेल्थ था, अब वो कंप्लीट सर्कल के साथ मिलके हुआ है। तो ये इनका नया परिचय है। उसके ये इक्विटी एडवाइजर और हेड है, और फिलहाल वो दिल्ली में, लेकिन रहते ज़्यादातर क्या मतलब अमेरिका में ही रहते हैं। और अभिषेक अग्रवाल जी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दफ्तर के आसपास ही रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर है रॉकस्टार्ट कैपिटल के। और अभिषेक जी की बड़ी पैनी नज़र मार्केट में रहती है, तो जो बहुत सारे सवाल हैं वो अभिषेक जी से भी चर्चा होगी। स्वागत सर आप सबका। तो मैं सोचता हूँ कि अलग अलग सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला जो विषय है, जो यूएस की डेट सीलिंग है, मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, वो उसके जो इनकम सोर्सेज हैं, टैक्स और कस्टम्स, उससे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा कर्ज लेना पड़ेगा बॉन्ड ऑन के जरिए। उसको मंजूरी चाहिए कांग्रेस की, वो मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, और अगर नहीं मिली तो 1 जून को क्या होगा, ये मैं समझना चाहता हूँ। गौतम जी क्या होगा, और पहली बात तो मिल क्यों नहीं रही, क्या है डेट सीलिंग का इतना झंझट क्यों हो रहा है? लेविन जी, ये कोई नया विषय नहीं है अमेरिका में। 1960 से लेकर आज तक ये डेट सीलिंग 78 टाइम्स इंक्रीज की गई है। लेकिन ये मोर ऑफ अ पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। सो अगर आप अभी देखें, रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर हैं केविन मैकार्थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से स्पेंडिंग कट्स मांग रहे हैं। और ये डेट सीलिंग का मेन रीजन ये है टू कीप अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द यूएस गवर्नमेंट। बिकॉज अगर आपको कांग्रेस से अप्रूवल नहीं मांगना पड़े, तब तो सरकार शॉर्ट टर्म में जितना मर्जी पैसा प्रिंट करके, उधारी करके खर्चा चला सकती है। सो टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, ये डेट सेलिंग अमेरिका में रखी गई है। नाउ ये इंपॉर्टेंट मार्केट के नजरिए से क्यों है, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? हमें फिर से हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि जैसे ही ये डेट सेलिंग का डेट बहुत नजदीक आता है, जैसे 2011 में हुआ था, अगर आप देखें मई 2011 में S&P 500 20% गिर गया था एक महीने में, जब अनसर्टेनिटी थी अराउंड द डेट सीलिंग। सो फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है।
और अगर आप एक फंड मैनेजर हो तो और अगर आपके पास इनकमिंग क्लाइंट के पैसे आ रहे हैं तो राइट नाउ आई थिंक यू शुड जस्ट वेट फॉर अ फ्यू वीक्स। आपको कुछ हफ्ते वेट करने चाहिए बिफोर डिप्लॉइंग दैट मनी, क्योंकि आपको कुछ अच्छे भाव मिल सकते हैं स्टॉक्स में निवेश करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से ये पास हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पास नहीं होगा तो इट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर द यूएस इकोनॉमी, बिकॉज फिर आप सरकारी अफसरों को, सरकारी मजदूरों को उनको पेमेंट कर नहीं पाएंगे, फिर आपको मास ले ऑफ्स करने पड़ेंगे जो पिछले कई दशक में हुआ नहीं आज तक। सो मेरे हिसाब से ये इवेंचुअली पास हो जाएगा, लेकिन अगले 2 हफ्ते के लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है। अच्छा, 1960 से अब तक 78 बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो डिफॉल्ट हो गया हो ना? 1-2 दिन का डिले हो जाता है कई बार और उतने में खेल हो जाता है, सबको मालूम है ये। सारे फंड मैनेजर्स को, सारे हेज फंड को, सारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को, सबको फिर भी दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही थी भाई? सबको पता हो ही जाएगा। नहीं देखिए, वो एक फाइनेंशियल मार्केट्स में ना, हम कोई भी चीज सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। सबको मालूम है कि हुआ 78 बार हुआ, पर उसके बाद एक बार फिर होगा। जब तक नहीं होता है तब तक तो दिल की धड़कनें थाम के बैठना पड़ता है। तो और जैसा गौतम ने कहा कि पोजीशनिंग भी फिर इन्वेस्टर्स की, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी रहती है कि भाई अगर है सरप्लस तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई उसमें चले जाएंगे। पर एक सर्टेनिटी है इस आउटकम की, इट्स जस्ट दैट कि अब 15 दिन तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, हर रोज नई न्यूज़ आएगी। बंदर बाट का खेल है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में, गिव एंड टेक का। वो कोई कहेगा मैं अप्रूव करूंगा पर इसके बदले मुझे ये चाहिए, तो वही चल रहा है। अब वो कब सल्टेगा, किस फॉर्म में सल्टेगा। और एक और चीज़ है कि अगले साल इलेक्शन ईयर है, तो उस इलेक्शन ईयर में कोई भी सरकार नहीं जाना चाहेगी ये कहते हुए कि हमारी तो डेट सीलिंग ही नहीं मैनेज कर पाए हम। और एनीवे वो डेट सीलिंग इतनी फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल हो गई है कि अब वो क्या है उसका भी मुझे तो समझ नहीं आता क्या मतलब है। हर बार प्रॉमिस करते हैं अगली बार नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उसी में मैनेज कर लेंगे। आप फ्री में इतनी सर्विसेज चला रहे हैं, एजुकेशन लोन बांट रहे हैं, जी बिल्कुल, टेंट पॉलिटिक्स चल रही है, हाँ, हेल्थ केयर आपका चल रहा है, हेल्थ केयर में जो मेडिकेट बोलते हो बहुत खूब कर रखा है। तो आप पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं तो फिर हर साल डेट सीलिंग का झंझट खड़ा ही होगा। तो वही तो वो आई थिंक बड़ा इशू इसमें नीरज जी ये कि ये तो हो जाएगा, पर कहाँ पे जाके ये प्रिंटिंग ऑफ करेंसी रुकेगी। मतलब कोई पार्टी है, कोई लीडर है जो फिजिकली रिस्पॉन्सिबल आएगा, जो कहेगा कि भाई बहुत हो गया, अभी थोड़ा संभालें इसको। आई थिंक वो बड़ा इशू है मार्केट्स के लिए ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ये तो हो जाएगा। 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स हाँ जी टोटल डेट है यूएस के ऊपर। अभी इसको 80 से गुणा करके लोग निकाल लेंगे कितने लाख अरब खरब करोड़ हो गया। 30 ट्रिलियन डॉलर पे सीलिंग है, वो जो बीच का जो डिफरेंस है वही उनको चाहिए। तो इसके सुनील सर ये बताइए कि क्या वाकई ये बहुत एक सीरियस इशू क्या, हम लोग ये सब जानते हुए भी, और इसकी वजह से मार्केट में क्या ना बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अनसर्टेनिटी है। जेनेट येलन जी जो उनके यहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको वित्त मंत्री के तौर पे आप समझिए, वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि 1 जून से हो सकता है सैलरी ना मिले व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को। करेक्ट, नहीं ये डेफिनेटली मुसीबत है ये। और समझिए कि ये चीज ऐसी होती है कि यूएस एक जीरो डिफॉल्ट कंट्री माना जाता है। तो यूएस के लिए यूएस के बाहर से जो भी ट्रेजरी में निवेश करते हैं, जैसे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व, चाइना के फॉरेक्स रिजर्व, वो भी लेंड कर रहे हैं ना। तो ये यूएस का जो स्पेंडिंग होता है, ऑलवेज यूएस को माना जाता था कि ये अलग किस्म की कंट्री है, कभी डिफॉल्ट नहीं होगी। मगर रियलिटी ये है कि अनलाइक इन इंडिया, जहाँ पे एक गवर्नमेंट की नौकरी में कभी आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह इवन कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उनके व्हाइट हाउस के लेबर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो पिछली बार ओबामा के टाइम में भी हुआ था कि 2-3 महीने के लिए तनख्वाह नहीं मिली थी उनको, बहुत टेंशन में हुआ था। तो ये नेचुरली आज जो स्थिति है यूएस का, क्योंकि ये रशिया चाइना जुड़ रहे हैं, इंडिया रशिया ऐसे देश भी डॉलर में अपना रिजर्व्स को शिफ्ट कर रहे हैं, तो यूएस उतना स्ट्रांग मजबूत सिचुएशन में नहीं है जो थे डिकेड पहले था। ये 78 बात की बात कर रहे हैं ना, आज यूएस उतना स्ट्रांग नहीं है। एक माहौल बन रहा है कि डॉलर को रिजर्व करेंसी से कोई और गोल्ड या कुछ और को चुना जाए। वर्ल्ड में ऐसी एक दिक्कत आ रही है ना, तो इसीलिए आज ये एक हाइटेंड वॉलेटिलिटी का कारण है। मगर मैं भी मानता हूं, जैसे पहले बोल रहे थे कि ये अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएगा, मगर शॉर्ट टर्म में
ये मान के चल दें कि अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएगा इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं स्थापित रहूंगा, ये भी गलत चीज है। तो इस वॉलिटिलिटी को राइड करना इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के लिए जैसे कस्टमर का जो कैश है क्या उसको डिप्लॉय करे ना करे, ये एक बड़ी मुसीबत है। क्योंकि इंडियन मार्केट में भी देखें, म्यूचुअल फंड अप्रैल क्वार्टर टू डेट 4,000 करोड़ का बिक्री किया है। इनफ्लोस तो आ रहे हैं कस्टमर के, बट फंड मैनेजर्स नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो एक ध्यान है, शायद यूएस पेपर थोड़ा ध्यान हो, डोमेस्टिक पे ध्यान हो, मगर एनी वॉलेटिलिटी मैं कहूंगा इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि अमेरिका में बाइडेन का पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं। अच्छा, ये भी बात मैं फिर कहना चाहता था, क्योंकि यूएस में अगर प्रेसिडेंट का जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, और सेनेट और कांग्रेस दोनों उस पार्टी के हो, तो ये दिक्कतें बहुत कम हो जाती है। अगर ऑपोजिशन पार्टी को एक मेजोरिटी मिलता है तो ये लॉबिंग, ये मेरे लिए ये करो, और हर दो इतने लॉबीज होते हैं, तो इलेक्शन जीतने के लिए वो लॉबी का पैसा भी जरूरत होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट नेचुरली वॉलेटिलिटी जारी रहेगी अंटिल दोनों एक गठबंधन में आते हैं कि ठीक है, आप ये नहीं, ये कंसेशन दो, ये कंसेशन दो, हम डेट सीलिंग को अप्रूव करेंगे। वो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो नेचुरली मैं समझता हूँ ये वेट एंड वॉच का टाइम होगा मार्केट के लिए। इस बार थोड़ा सीरियस है अभिषेक जी। देखिए क्यों सीरियस है, मैं आपको बताता हूँ। जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने एक शर्त लगाई है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कम से कम $4 ट्रिलियन के खर्चे काटिए अपने, जो आपने ये पॉलिटिक्स के थ्रू ये कर रखा है, इसको कट करिए, इस पर डील होनी चाहिए। सीरियसनेस इससे भी समझ में आती है कि बाइडेन को अपनी 2 दिन की यात्रा कट करनी पड़ी G7 की, वापस आके सिर्फ नेगोशिएशन करेंगे। इससे भी समझना चाहिए क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस ऑलरेडी आपके यहाँ चल रही है। तो अगर 1 दिन के लिए भी डिले हुआ, 2 दिन के लिए भी डिले हुआ, तो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा। रेटिंग गिर सकती है आपकी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसलिए इस बार लोग ज्यादा सीरियस मान रहे हैं। अभिषेक जी, आपको भी लग रही सीरियस? नीरज जी, मेरे को सीरियसनेस इस चीज पे नहीं लग रही है कि ये सीलिंग से रिलेटेड जो डिस्कशन चल रहा है वो पास होगा कि नहीं होगा। कंसर्न ये है कि अब ये जो क्वांटम है वो बढ़ता ही जा रहा है और कहीं पे ये थमने का नाम ही नहीं लेता। अगर इसको डेटा पॉइंट से समझे, क्योंकि हम लोग तो डेटा ही समझते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक ये है कि जो $30 ट्रिलियन डेट का आंकड़ा आपने बताया है, उसको अगर मैं डेट टू जीडीपी का रेशियो में उसे अगर कैलकुलेट करता हूँ यूएस के लिए, तो $20 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है जिसने $30 ट्रिलियन का डेट ले रखा है, तो क्लोज टू 150% आपका जो है डेट टू जीडीपी रेशियो बनता है। और ये रेशियो इंडिया का अराउंड 90% है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 90% जो इंडिया का है, वहां हमें BBB- की रेटिंग मिली हुई है, और वहां S&P जो है AAA यूएस को देके बैठी हुई है इस पर्टिकुलर नंबर पे। सो यहाँ डिस्कशन पॉइंट ये है, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है, इसका एक भरपूर फायदा यूएस हर बार उठाते आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पास प्रिंटिंग राइट्स ले रखी है, जहां पे जब भी उन्हें ऐसी जो परेशानी आती है, जैसे कि 2020 के टाइम पे हमने देखा, एक सिंगल ईयर में यूएस ने $5 ट्रिलियन फ्रेश नोट्स प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी को संभाला था। तो ये जो बात शर्त की आती है कि हम खर्चे कम करें या ऐसा कुछ, डेफिनेटली हर गवर्नमेंट अपने इंटेंशंस राइट रखना चाहती है, बट अमेरिका की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है। अगेन एंड अगेन हमने बार बार देखा है कि जिस साइज पे वो देश है और उसके ऑपरेशंस है, वहां कोई भी एक इवेंट एक ग्लोबल इवेंट बन जाता है। हमने देखा क्या हुआ जब क्रेडिट स्विस या उनकी जो खुद की बैंक वहां पर जो है SVM, वो जब गिरी, रातों रात किस तरह के रिप्रिकॉशंस हमने देखे ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज ऑफ द शेयर साइज विच इज अगेन इन डॉलर्स। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये डिस्कशन इस बात पे नहीं दिखता है कि डेट सीलिंग की जो वोटिंग है वो पास होगी कि नहीं होगी, बट ये इतना बड़ा क्वांटम जो डेट का ये लेके बढ़ते जा रहे हैं, वो एक ग्लोबल इशू बन जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें किसी को तो चुकाना होगा वो पैसे। और अभी तो इनकी रिजर्व करेंसी की वजह से बाकी करेंसीज की जो स्ट्रेंथ है, जो कि वन ऑफ द टॉपिक भी आपका है, वो हमेशा हम लोग गिरते हुए दिखते हैं, है ना। तो अब फाइनली क्या उनकी गलतियों की भरपाई हमेशा पूरी दुनिया ही करेगी, इसको लेके जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न मुझे लगता है एज अ फंड मैनेजर लोगों को हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये कहीं तो रुकेगा,
कहीं तो ये बटन स्टॉप होगा, और उसकी क्राइसिस बैंक लेवल पे कितनी बड़ी हो सकती है ये मेजर करना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और यही शायद ये कारण है कि मार्केट में बिल्कुल नर्वसनेस क्यों है। एक शो मेरे दिमाग में है, अब अभिषेक ने बोल भी दिया कि डॉलर की बादशाहत कुछ चुनौती हो रही है, इस पर भी एक शो करेंगे, लेकिन आप कुछ जी जी बिल्कुल, मैं उसी के बारे में कहने वाला था कि मेरे को लगता है एक डिसरप्टिव इवेंट जो अगले 3-4 साल में होगा वो ये ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे और वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक तो यूएस की लीडरशिप वैसे ही वीक है, तो इस समय अब और जैसे इंडिया अगर सऊदी से क्रूड लेता है तो क्यों दोनों देश अपने यूएस डॉलर में ट्रेड करें, क्यों उसको। तो आई थिंक यूएस डॉलर की जो एक मोनोपोली है ग्लोबल ट्रेड की, वो ऑलरेडी अंडर थ्रेट है, और ये काफ़ी एक डायनामिक इन्वायरमेंट होगा जो अगले 4-5 साल में मे भी जल्दी हम देखेंगे बनते हुए, जहाँ पे यूएस डॉलर रहेगा पर लोग आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे, या हो सकता है रीजनल करेंसीज क्रिएट हो जाए। बादशाहत नहीं रह जाएगी, वैसी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी जी बिल्कुल। आई थिंक उसका टाइम चला गया है, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपना चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ये सब अपना अब जो एम्बिशन है वो अब एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि हम डॉलर से ही बंधे रहें। क्यों बंधे रहें, हम अपनी करेंसी में हैं, हमको भी अपना इकोनॉमी को मजबूत करना है। इसमें एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ गौतम, आपके लिए सवाल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए डेट सीलिंग का इशू हो गया, सॉल्व हो गया, मान लिया हमने कि वो 30 तारीख को अप्रूव्ड, उसके बाद भी समस्या मैं बताता हूँ कैसे। $1 ट्रिलियन का, ये मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, सब अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन का पेमेंट इमीडिएटली करना है उनको, तो जो आप अपने कॉफर में लाएंगे वो सब अगले दिन निकल जाएगा, फिर आप वैसे ही खड़े हो गए हैंड टू माउथ। इसलिए ये डेट सीलिंग हो या ना हो, समस्या आपके यहाँ बनी, जिसकी तरफ अभिषेक ने इशारा किया कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने जा रही है कि डेट सीलिंग हो भी गई, मिल गई आपको मंजूरी, तब भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। गौतम, चिंता है? चिंता है नीरज जी, लेकिन because the US dollar is the reserve currency of the world, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं टू अवॉइड दिस नियर टर्म स्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जो अमेरिकन सरकार है वो टेम्परेरीली एक $1 ट्रिलियन की कॉइन मिंट करके इशू कर सकती है और फेडरल रिजर्व से पैसे उठा सकती है। सो इतना ज्यादा इनोवेटिव तरीका ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवॉइड एनी नियर टर्म डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी असाइड, डिफॉल्ट कुछ होगा नहीं, और इवेंचुअली अल्टीमेटली द फाइनल सोल्यूशन विल बी जस्ट मोर डेट। और इसका एंड गेम कब होगा किसी को पता नहीं है। जब तक यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तब तक यूएस गवर्नमेंट और उधार लेती रहेगी, एंड ये इवेंचुअली डेट बबल बर्स्ट होगा, बट उसका टाइमलाइन किसी को पता नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको पता है कि चीज होने वाली है, लेकिन उसका टाइमलाइन पता होता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जब तक डॉलर फाइनेंशियल वर्ड में, गौतम, फाइनेंशियल वर्ड में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, मैनेज हो जाएगा, है ना? ये मैनेज हो जाएगा कैसे ही करके, कुछ भी करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से दुनिया भर में जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो ही। अगर दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमारे मार्केट में ये ब्रेक क्यों लग रहा है, सुनील सर आपसे शुरू करें, ये क्या चक्कर क्या है? एफआई सर बैक टू बैक बाइंग कर रहे हैं, है ना? 26 अप्रैल से लगातार 1000 करोड़ 1500 करोड़ इस तरह से, एक दिन खाली वो 150 करोड़ था, उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। इंडियन इकोनॉमी के कोई भी नंबर इंडिकेटर्स आपको गड़बड़ नहीं दिखेंगे, तो फिर ये क्या दिक्कत है बाजार को हमारे, क्यों ब्रेक, मतलब कुछ अटक रहा है जैसे लग रहा है? सेक्टरल वैल्यूएशन दिक्कत ये हो रही है कि फॉरेनर्स जब खरीदते हैं ज्यादातर लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप्स खरीदते हैं। आप सेक्टोरल इंडेक्स ब्रेकअप ऑफ द निफ्टी 100 देखिए और एक ब्रॉडर मार्केट देखिए, अभी वैल्यूएशंस जो वो खरीद रहे हैं, देखिए आईटी देखिए, उनको इंडेक्स में जितना आईटी है वो उतना खरीदते हैं, मगर आईटी का आउटलुक बहुत खराब है, तो नेचुरली आईटी की शेयर में बढ़त जो हो रही है एफआई बाइंग के कारण डोमेस्टिक फंड मैनेजर जाके बेच रहे हैं, बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्लोडाउन वाले रिसेशनरी वर्ल्ड में आईटी का बिजनेस इतना बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर आपने देखा तो 4000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 40,000 करोड़ एफआईएस ने खरीदा, 4000 करोड़ बेचा, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये 4000 करोड़ उन्होंने बेचा है, दैट मींस व्हाट, जो भी एफआईएस खरीद रहे हैं वो ऑटोमेटिक अपना लोड कर रहे हैं। सेकेंड चीज ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अर्निंग सीजन है नीरज जी, तो इस अर्निंग सीजन के अभी मिडिल में है, अभी तक सेक्टोरली ब्रेकअप देखें तो मेटल्स का बहुत खराब रहा है, बैंक्स का बहुत अच्छा रहा है,
आईटी का मिडिल आईटी की समस्या हो गई, देखिए फ्रीज हो गया फ्रेम। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। क्यों फिर वो जैसे बैंक निफ्टी कितना 0.1 से रुक गया हाँ बेचारा, जी बिल्कुल है ना, चूक गया जी। तो पाले के पास पहुंचे वापस आ गया। क्या आपको क्या लगता है क्यों रुक रही कृपा? नहीं, आई थिंक आप देखिए, जब मार्केट गया भी है तो तेजी से गया है। 16,800 का लेवल हमने देखा था, ज़्यादा पहले की बात थी, लोग कह रहे थे कि अब गिर जाएगा, 15,000 आ जाएगा शायद। पर अब उसके बाद जिस तरह से एफपीआई बाइंग आई, लोकल इन्वेस्टर्स भी आए, तो मार्केट सीधा गया 18,000 क्रॉस कर गया, 18,200 पे। तो मुझे लगता है एक जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं स्ट्रेंथ। तो जो अभी नहीं हुआ है, मुझे लगता है फ्रैंकली ये सब यूएस डेट सीलिंग और सब हो जाएगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारा निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे टच हो जाएगा। जो अभी करेक्शंस हो रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक, अगर अच्छा स्टॉक है तो मैं तो कहूँगा ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसको एक्यूमुलेट करने का। क्योंकि एक बार जब निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे आ गया, आपने उस टेक्निकल लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फिर एक मोमेंटम प्लेयर्स भी फिर मार्केट में आ जाते हैं। और जो हमने देखा यूएस में सारे जो फैंग स्टॉक्स हैं, नैस्डैक स्टॉक्स हैं, सब अपने 52 वीक हाई पे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, S&P 500 का नाम बदल के S&P 5 करने की लोग तैयारी कर रहे हैं। S&P 2.5 कर देना चाहिए। Nasdaq 10 जी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। नहीं, पर आप इंडिया में भी देख लीजिए नीरज जी, आप जो निफ्टी 50 है, 60% जो 60% हमारा मार्केट कैप है वो उन 50 स्टॉक्स में है। तो सारे मार्केट का ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। देखिए ये बहुत कम लोग समझते हैं या जानते होंगे, समझते मतलब कि अवेयरनेस नहीं होगी। पूरा जो प्रॉफिट पूल है आपका वो कुछ कुछ कंपनियों का है जी, और हमको ऐसा लगता है कि इंडिया इंक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, बाकी नीचे तो पूरा लोग नहीं बना पाते। नहीं, मतलब छोटे छोटे ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल फिनोमेना, ये इंडेक्स में तो आप देखेंगे सारे इंडेक्सेस में ये प्रॉब्लम होती है। और जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और ज्यादा हो रही है, और हो रही है बिल्कुल, क्योंकि वो सब नया बिजनेस अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में जा रहा है जी, तो सारा प्रॉफिट पूल उधर जा रहा है। अभी आप एसबीआई ले लो, 50,000 करोड़ एसबीआई का प्रॉफिट है साल का। आईटीसी का 20,000 करोड़ का है समझिए। और उसके बाद आप देखेंगे छोटी कंपनियां तो मतलब 300 कंपनी मिला के भी इतना प्रॉफिट नहीं बनाते होंगे। इतना मार्केट कैप नहीं उनका, प्रॉफिट तो छोड़ दिया। तो ये सुनील जी वापस आए क्या? अच्छा, सुनील सर का भी लिंक डाउन है। अभिषेक जी, जब रोज सुबह हम लोग उठते हैं तो मार्केट, अमेरिका मार्केट क्यों गिरा या क्यों चढ़ा, भारतीय बाजार क्यों गिरा क्यों चढ़ा, इसके लिए कोई एक लॉजिक, हिंदी में कहते बहाना, बट बहाना अच्छा नहीं लगता। बहाना नहीं, इसका लॉजिक कारण, एक लॉजिक सोच लेते हैं हम लोग। कोई ये कह सकता है कि टेक्निकल एट प्ले, कोई ये कह सकता है यार वो डेट सीलिंग वाला लफड़ा फंसा हुआ है इसलिए हमारा बाजार नहीं चल रहा है। जब वो सुलट जाएगा तो हम कहेंगे देखो हमारी करेंसी बहुत वीक हो रही है, फिर अभी सप्लाई ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हम रीजन सोच लेते हैं। अभिषेक जी, मुझे ये समझाइए कि ये मार्केट की जो अंदर की कहानी है जिसकी वजह से फंस रहा है, जो हम शायद मिस कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो क्या है? नीरज जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, जो भी मार्केट के लार्जर पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि हमने हमेशा एक वर्ड यूज किया है, टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नीरज जी, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। मार्केट कोई भी रीजन से कोई पर्टिकुलर डे पे ज्यादा नीचे जा भी सकता है और ऊपर भी आ सकता है, और हम उस टाइमिंग के अराउंड जो इवेंट्स होते हैं उससे लिंक करके एक लॉजिकल कंक्लूजन अचीव करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। बल्कि मेरे तो कुछ थोड़े डिफरेंट व्यूज है मार्केट से रिलेटेड। पहली बात तो मुझे मार्केट में कोई खराबी लगी नहीं रही है, और ना ही सिर्फ ये मैं इस हफ्ते से हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड लास्ट ईयर का भी देखें, जहां पे एक रियल सीरियस प्रॉब्लम रही है यूएस के फ्रंट से, तभी हमारी एक आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एफआई की सेलिंग बहुत मैसिव थी, उसके बाद भी हमारे मार्केट ने संभाला है अपने आप को, और आज जस्ट हम ऑल टाइम हाई के पास हैं। एंड लास्ट 3 महीने से जो डेटा अभी आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं कि एफआई बायर है और डीआई नेट लेवल पे बायर है, 3 महीने के एवरेज को मैं ले लूं तो अब मार्केट के अंदर में इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो कोई सेलिंग ही नहीं आ रही है, तो फिर कंसर्न कहाँ है? अगर मैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात करूं, जो कि अगर लास्ट मंथ या उससे प्रीवियस मंथ की आप ट्रेंड निकाल के देख लें, दे आर रिपोर्टेड एट द हाईएस्ट लेवल एवर सिंस द टाइम द जीएसटी हैज कम इनटू इफेक्ट। तो मैक्रो लेवल पे आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, एसबीआई जैसा बैंक जो कि वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन द कंट्री है, उसकी सालाना प्रॉफिट अब 50,000 करोड़ पहुंच चुकी है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और क्या इंडिकेटर्स हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स टाइमिंग नहीं कर सकते, कोई रीजन नहीं पैदा कर सकते सडनली कि चलो अब हमें पता चल गया है
कि बुल रन यहाँ से कहाँ से आएगा, और ये फैक्टर बन के अभी हमें अगले फॉरएवर तेजी लगती है। मुझे लगता है इंडिया की जो तेजी है वो, और भी एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, सभी की एक ही मत नजरिया ही रहेगा कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मेरा नजरिया लंबा है और मैं अगले 7 से 10 साल तक इस देश के ऊपर पॉजिटिव हूं, तो आप हर हाल में इस देश में पैसे बनाओगे, इस मार्केट में पैसे बनाओगे, ये पक्की बात है। बट कब बनाओगे, वो कौन से साल में बनाओगे, किसी साल में बना नहीं बना, ये सब्जेक्टिव है, ये पॉसिबल है, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा, दुनिया जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये जनरलिस्टिक बात है। बट टू अ पॉइंट, मुझे कोई भी ऐसा सीरियस नंबर नहीं दिख रहा है जिसको मुझे देख के ये लगे कि इंडिया की स्टोरी खत्म होने आई है, या यहां से मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा है। सर्टेनली कंसोलिडेशन हो रहा है, एक फेज में हम रुके हुए हैं, कुछ और पुश कहीं से चाहिए, बट वो क्या होगा वो मुझे भी ऑनेस्टली नहीं मालूम। सुनील जी, आप वापस आ गए सर, बात अपनी वहीं से कंटिन्यू करें। इंडिया की जो स्टोरी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ। जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ लीजिए, कैपेक्स का साइकिल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, सब ठीक है। इश्यू क्या है ना, ये सब गुड न्यूज एफआईएस के लिए रिलेटिव टू अदर कंट्रीज इतना गुड न्यूज है कि पैसे इंडियन मार्केट में भरा रहे हैं। अभी रत्नागिरी अल्फोंसो मैंगो आपको अगर 100 रुपए में बिकता है और 1000 रुपए में बिकता है, फिर भी आप खाओगे क्या? नहीं ना। अल्फोंसो मैंगो तो अच्छा ही है, टेस्ट तो बिल्कुल बेहतर है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। प्रॉब्लम है कि क्या दाम पे बिक रहा है। तो ये एफआईएस की खरीदारी के कारण बहुत से सेक्टर्स की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है। क्या आने वाले दिन में उतना अर्निंग्स होगा जितना इनके दाम बता रहे हैं? अर्निंग्स अच्छे होंगे, जीडीपी ग्रोथ 12% प्लस में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी, स्टॉक मार्केट कंपनियों की अर्निंग 15% पे होगी, तो गिने चुने स्टॉक्स में 18% भी हो सकता है, ये बात अलग है। बट अगर मार्केट में वैल्यूएशन 25 के लेवल में किसी सेक्टर में, तो क्या खरीदना चाहिए? तो दाम इंपॉर्टेंट है। आज की स्थिति ऐसी है कि ये एफआईएस की सडनली अप्रैल से आके इतना खरीदारी करना, क्योंकि उनको बाकी देश में स्लो डाउन दिख रहा है, तेल का दाम घट रहा है, तो इंडिया के इकोनॉमी के लिए वो पॉजिटिव है, तो वो एक रिलेटिव बेसिस पे यहाँ पे पैसे भरा रहे हैं। क्या इंडियन ग्रोथ का इतना पैसा अभी जस्टिफाइड है? ये फंड मैनेजर्स में एक डाउट है, क्योंकि यही सेम एफआईआई जो आज भरपूर के आ रहे हैं, कल यूएस डॉलर का कुछ स्ट्रेंथनिंग हुआ, उधर इंटरेस्ट रेट में कुछ ये मिला, तो शायद ये रिवर्स करने में या तेल में के दाम में वापस 80, 85, 90 टाइम नहीं लगाएंगे, तो $85 गया ना आए तो तुरंत ये पलट जाएंगे। ये लोग बहुत रूथलेस होते हैं। नहीं बिल्कुल, हेज फंड्स का काम है, बिल्कुल। तुरंत अभी कहेंगे देखा $85 हो गया, उधर एक रेट हाइक और हो गई, अब मैं वापस जा रहा हूँ, ये होगा। गौतम सर, आप तो दिल्ली मतलब इंडिया, दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों जगह पे प्ले करते हैं। आप बताइए क्या रीजन है? मैं अभिषेक की बात से कन्विंस हूं कि इंडिया में तो आप नेगेटिव हो नहीं सकते, पैसा तभी बनेगा। लेकिन एक फंड मैनेजर का सर्वे सुनाऊं आप लोगों को? बताइए। बैंक ऑफ अमेरिका, ये बैंक ऑफ अमेरिका वाले बहुत सर्वे करते हैं ना, हर 15 दिन में 20 दिन में एक सर्वे करते हैं। तो इनका जो सबसे ताजा सर्वे, गौतम सर को आइए स्क्रीन पे, उन्होंने लगाया कि अगले एक साल में मंदी आ सकती है क्या? 47% लोग कह रहे हैं हाँ आएगी, रिसेशन आएगा यूएस में। हाँ, यूएस में रिसेशन आएगा अगले एक साल में। फिर उनसे पूछा गया कि कंपनी की अर्निंग के बारे में बताओ आप, तो बहुत ये दिलचस्प डेटा, ये स्क्रीन दिखाइए। 29% लोग कहते हैं 0 से 5% घट सकता है, और 28% कहते हैं 0 से 5% तक बढ़ सकते हैं। एक साथ दो बराबर के आंकड़े आ रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ में। फिर उनसे पूछा गया कि भाई कैश लेवल क्या है, तो ये थोड़ा सा, ये थोड़ी चिंता की बात, 5.6% जो कि हाईएस्ट है सिंस 2011, कि सिस्टम में कैश लोगों ने बहुत लेके बैठा है, और उनको लगता है कि या तो डेट में लगाओ या घर में बैठे रहो, इक्विटी में ना लगाओ। तो गौतम, ये क्या है? ये क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस है, लोग अभी बच रहे हैं? तो जी, सर्वे के रिजल्ट से तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि कंफ्यूज नहीं है। बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, एंड ये हमेशा ही सत्य रहा है मार्केट में, किसी को फ्यूचर 100% एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है, इसलिए मार्केट बनता है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय बनती है। आपका सवाल ये था कि मार्केट में तेजी रुक क्यों गई है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 1.5 साल से सेंसेक्स निफ्टी ने 0 रिटर्न दिया है, तो ये बेसिकली मार्केट 1.5 साल से अटका हुआ है। उसका एक मूल्य कारण है लिक्विडिटी विड्रॉल बाय द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज मार्केट्स में तेजी लाने के लिए आपको चाहिए लिक्विडिटी टैप, और इंटरेस्ट रेट्स एक्ट एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ऑन वैल्यूएशंस। तो ऐसे मार्केट्स में बहुत ही सिलेक्टिव रैली होती हैं, सेक्टोरल रैलीज होती हैं, और एक्टिव स्टॉक पिकर्स के लिए इससे बेटर मार्केट हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखें पिछले एक साल में भी बैंक्स, एनबीएफसीज, एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज, इनमें इन्वेस्टर्स ने खूब अच्छे पैसे बनाए हैं। कैपिटल गुड कंपनीज में इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं। और जहां जहां हेडविंड्स हैं और ग्रोथ स्लो डाउन है, वहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया है पिछले एक साल में। आईटी इज वन एंड अ फ्यू अदर पॉकेट्स। सो ये बहुत ही बढ़िया मार्केट है फॉर बॉटम अप स्टॉक पिकर्स। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स एक साथ रफ्तार से ऊपर बढ़ने लगे तो आप समझ जाइएगा कि अब बेयर मार्केट बहुत नजदीक है। लेकिन ऐसे मार्केट जो रेंज बाउंड होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल कंपनी अर्निंग्स को रिवॉर्ड किया जाता है, ये हम एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए बहुत बढ़िया मार्केट कंडीशन है। ये अल्फांसो इतना महंगा क्यों होता है? लेकिन डिमांड उसकी ज्यादा होती है, पैदाइश कम होती है। डजन से शुरू होता है। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना जो देसी आते हैं वही खा लेता हूँ, वो उसमें ज्यादा मजा आता मतलब है। आप लंगड़ा, मार्च केसर से लेकर के अप्रैल मई तक आम नहीं खाते हैं? पैसा बचाना है अगर तो अभिषेक अल्फांसो इतना महंगा क्यों बिकता है? क्यों, क्या टेस्ट कुछ अलग है इसका? अभिषेक अग्रवाल जी। जी, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि ये कौन खा रहा है और किसके घर पे डिलीवर हो रहा है और कौन उसे बेच रहा है। तो वही बात है ना कि जैसे स्टॉक भी वैसे ही होते हैं ना, कि आप क्या ले रहे हो और उसी हिसाब से उस स्टॉक की वैल्यूएशन देखती है। पर ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखोगे तो चीजें जो है थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो मुझे लग रहा है ये सब मैटर करता है कि कहाँ से कहाँ सप्लाई हो रही है, बाकी चीज तो वही है। ब्रांड रोलेक्स और टाइटन, मतलब दोनों में वो रोलेक्स टाइम तो उतना ही दिखता दोनों। टाइम में कोई फर्क नहीं, लेकिन घड़ी के प्राइस में बहुत फर्क है, समय में कोई फर्क नहीं है। तीसरा टॉपिक लेके आते हैं, ये थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि इसमें डेटा पॉइंट ज्यादा फैक्चुअल है। ज्यादा फैक्चुअल मतलब ज्यादा नियर है। करेंसी का एक डर है। देखिए हमारा रुपया कमजोर हुआ है, 82.5 वो हम लोगों ने टच कर लिया है। निजी तौर पे या मेरी समझ के हिसाब से मैं बहुत खराब नहीं मानता हूँ, करेंसी थोड़ी डिप्रिशिएट होनी चाहिए, तभी आपके एक्सपोर्टर को फायदा होगा, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी लेकर के ये जो भावना चलती रहती पॉलिटिकल डिस्कशन में, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन अब फौरी तौर पे तो दिख रहा है कि एक कनेक्शन है उसका और उसकी एक चिंता है। दो और कारण इसके बताता हूँ मैं आपको। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स आप देखते हैं जो 6 करेंसी के बास्केट में, वो भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। हमारा बहुत बड़ा एक पेमेंट रशिया के साथ जो रुपी का फंस गया है, अब वो चाहते हैं कि हमें रुपी नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर में दीजिए या युआन में दे दीजिए, थोड़ा बहुत दिरहम में चलेगा, वो फंस गया है। तीसरी समस्या आ रही है कि जापान का जो नंबर आया है इन्फ्लेशन का, वो मुझे बहुत चिंता कारण लगता है कि अगर वहां पे ये ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा 30-40 सालों बाद, तो येन कैरी ट्रेड में इश्यू आ सकता है, जो कि ग्लोबली प्रॉब्लम होगा। तो इससे कैसे, ये क्या वाकई एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम करेंसी बनने वाली। और फिर आप लोग अभी कह रहे थे कि डॉलर को लेकर के लोगों के अंदर एक मतलब दुराव वाला भाव तो नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा उससे खिंचाव तो हो ही गया है। कैसे इसको कैसे समझा जाए? एक ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं, अभी तो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है नीरज जी, बिकॉज मैं देखूं अगर जितना रुपी डिप्रिशिएट हुआ है पिछले हफ्ते भर में, सिंगापुर डॉलर भी उतना ही हुआ है, और बाकी काफ़ी करेंसीज हैं जैसे युआन है, आरएमबी है, और मलेशियन रिंगिट है, फिलीपीन पेसो है, वो तो डबल डिप्रिशिएट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक रुपी को ही ढूंढा जा रहा है या कहा जा रहा है कि रुपी ही वीक हो रहा है। तो जैसे आपने कहा डॉलर इंडेक्स की वजह अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल, तो उसकी वजह से रुपी थोड़ा वीकनेस पे है। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इसको 83 या 83.5 जो उनका रेंज है उसके आगे जाने देगा। आरबीआई मैनेज करता है उसको फ्लो को। पिछली बार देखिए उन्होंने $100 बिलियन खर्च किए थे, हाँ, और मैनेज नहीं हो पाया था। हाँ, 82 भी थोड़ा है। नहीं, उस टाइम वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल मार्केट था। इस टाइम पे क्या, और एक थोड़ा जैसे आपने कहा वो थोड़ा डेप्रिसिएशन तो लाजमी है। अगर आप 5% डेप्रिसिएशन, हम इसको एवरेज पकड़ते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं यूएस के कि हमको हेज करना है, हम कितना एक्सपेक्ट करें। हमारा 5% का गाइडेंस रहता है ऑन एन एनुअल बेसिस, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम। अब देखेंगे एक बार ऐसा होता 3 साल तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ था, 75 तक ही रुका हुआ था, फिर उसके बाद एकदम से झटके से ऊपर आया। तो ये एक नेचुरल चलता रहेगा, उतना ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैक्रो में कोई इतना प्रॉब्लम है कि सडनली या गवर्नमेंट के रिजर्व्स नहीं है कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या कोई तोड़ने आ जाए उसको। और वैसे भी कन्वर्टेबल है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इसको
शॉर्ट सेल करके ब्रेक कर सकता है रुपी को। तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। थोड़ा डिप्रिसिएशन एक्चुअली अच्छा है। आईटी सर्विसेज कंपनी, फार्मा एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, थोड़ी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, मार्जिन प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे इसमें रुपी में मुझे अभी कोई चिंता की बात नहीं लग रही है। सुनील जी, आपको चिंता है क्या? क्योंकि कई सारे कंसर्न, एक और जोड़ देता हूँ उसी में कंसर्न में आपको। मैं अभी यूएस के साथ एक मुलाकात होने वाली है। खबरें ऐसी भी है कि थोड़ा और प्रेशर बनाने की तैयारी चल रही है। अभी G7 की मीटिंग में तय हुआ है कि वो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे, उनकी कंपनियों के ऊपर लगाएंगे और उनके कुछ और नए आइटम्स पे लगाएंगे। तो वो लगाते हैं और प्लस फिर जो उनके साथ ट्रेड करता है उस पर अपने आप लग जाता है। आपका क्रूड चल रहा है इस समय 75-77 के आसपास, है ना? $60 पे कैपिंग है। आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? $10 ज्यादा मिलता होगा। लैंडेड कॉस्ट आपकी स्टिल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपने जितने भी वहां से तेल लिया उसके ऊपर की कॉस्ट आपको डॉलर में पे करनी है और इसी वजह से आपकी करेंसी यहाँ पाइल अप हो रही है। तो ये समस्या खत्म नहीं हो रही है और क्रूड अब बॉटम पे लग रहा है मेरे को। मुझे नहीं लगता $60 पे क्रूड चला जाएगा तो आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ये ऊपर की तरफ जाना है। वैसे में चिंता होनी चाहिए। सुनील सर, चिंता है आपको क्या करेंसी की? नहीं, मैं थोड़ा अलग सोच से हूँ आपकी। मेरे ख्याल में क्रूड नीचे जाएगा क्योंकि एक वर्ल्ड की स्लो डाउन, नंबर 1। नंबर 2, ये $100 का कैप गलत टाइम में लगाया गया था जब विंटर का सीजन था। यूरोप और अमेरिका में ठंड का वक्त था तो घर में हीटिंग के लिए ऑयल का डिमांड था। वे जैसे ही समर आ रही है वो हीटिंग का डिमांड कम हो जाएगी। यूएस स्लो डाउन 40%, फंड मैनेज कह रहे हैं रिसेशन, तो स्लो डाउन के टाइम में ऑयल का तेल गिरेगा। और चाइनीज मार्केट जो सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है और कमोडिटी इंपोर्टर है, वो यूएस पे ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखिए 12% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इज विद चाइना। तो चाइना से इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आएगा। तो मेरे लिए क्रूड शायद मे बी 60 तक नहीं जाएगा मगर वापस ऊपर नहीं जाएगा। वही मेरे ख्याल नंबर 1। नंबर 2, डॉलर के बारे में जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक साल में रिसेशन के टाइम में यूएस की इंटरेस्ट रेट घटने के वक्त में डॉलर स्ट्रेंथन नहीं हो सकता है, डॉलर वीक नहीं होगा। अब रिलेटिव टू बाकी देश इंडियन करेंसी का क्या हालत होगा कि उतना शायद डिप्रिशिएशन नहीं होगा मेरे ख्याल में, और अप्रिसिएशन की बात हो सकती है। मैं कंप्लीटली ऑपोजिट व्यू में हूँ बिकॉज मेरे ख्याल में एक साल में यूएस डॉलर का वीकनिंग की स्टोरी है। एज अ रेट कट, एज अ रिसेशन, स्लो डाउन, यूएस डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी में रुपी शायद स्ट्रेंथन ना हो मगर और वीकन नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप 81, 82 को एक कंफर्ट जोन मान के चलते हैं तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्काउंटेड में मार्केट में है और मैं ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझूंगा क्योंकि ये करेक्शन अननेचुरल है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द डॉलर इज अ वीकनिंग डॉलर अकॉर्डिंग टू मी। अभिषेक अग्रवाल, अगर डॉलर वीक होता है तो कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो यूएस क्यों जाएगा डॉलर वीक हो? एक्चुअली कई बार नीरज जी सिर्फ चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है। अभी यूएस के केस में एक सबसे बड़ी, जैसे कि हमने चर्चा की है कि ये लोग जो है इनके पास रिजर्व करेंसी का जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो प्रिंट भी करते जाते हैं। तो जो ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई है, ये सप्लाई इटसेल्फ डॉलर में है। तो एक झटके में वो कैसे कौन से डेटा पॉइंट से हम लिंक करें जहां पे हमें एक बार तो ये व्यू मिले कि ये कभी घटेगा। ठीक है, हम इंडिया की बात कर रहे थे। इंडिया के अंदर में लास्ट ईयर अप्रैल के समय जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन $35 बिलियन था। $35 बिलियन मंथली was a trade deficit last year. Today, this data is at $15 billion, which is a 20-month low in the trade deficit of our country. On top of it, FIA की बाइंग हम लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूस देख रहे हैं। क्रूड का जो प्राइस है वो हमने देख लिया है कि काफी हमें सपोर्ट मिल रहा है। उसके बावजूद इतने सारे बड़े बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद हमारा जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो पे आ गया है। तो मैं कोई करेंसी एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जिन मुद्दों से हम ये लिंक करते हैं कि हमारी करेंसी वीक क्यों होती है, आज वो सारे फंडामेंटल्स मैक्रो लेवल पे हमारे लिए तो पॉजिटिव है, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट हमारे को एज ए करेंसी, इंडियन करेंसी को नहीं मिल रहा है। सो बहुत हद तक जैसे कि ये लिंक अगर ग्लोबल सिनेरियो पे है और ये रशिया वाला जो एपिसोड चल रहा है जिससे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एंड एब्सोल्युटली किसी ने भी मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि ये इतनी लंबी इशू चलेगी। और ये सैंक्शन, इसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है वो अक्रॉस द चेन जा रहा है। मुझे लग रहा है कि वहां पे जब ये कहीं थमे तो शायद वहां पे एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल अपने रूपी के लिए जो है
वो देखिए, स्ट्रेंथनिंग मोड में मुझे लगता है कि होता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी, इसी बात में मर्म छुपा हुआ है। रशिया एक कमोडिटी ड्रिवन कंट्री है और किसी भी सिनेरियो में अगर डॉलर वीक होता है तो रशिया के फेवर में जाता है। दूसरी चीज़, मुझे तो कई बार ये लगता है कि अमेरिका में इतनी बुरी स्थिति हो रही है डेटा पॉइंट के हिसाब से, उनकी कमर्शियल रियल एस्टेट की सेल 10 साल में पहली बार गिरी है। लार्ज हाउसेस, रेजिडेंशियल हाउसेस की सेल गिरी है, नेगेटिव में आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव जा रही है। उसके बावजूद वहां के गवर्नर्स कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है क्योंकि मुझे करेंसी वीक नहीं होने देना। करेंसी वीक हुई उनकी तो आप समझिए फिर से महंगाई लौटेगी अमेरिका में। इसलिए मतलब पता नहीं, उनके लिए ट्रैप भी हो सकता है ये, वो फंस गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि करेंसी एक अलग लेवल का प्ले चल रहा है यूएस में और हम उसके क्या शिकार हैं, सिर्फ हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम फंसे हुए इसमें। इसलिए मुझे लगता है कि ये करेंसी वाला खेल जो है थोड़ा सा सीरियस हो रहा है हमारे मार्केट के लिए। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सुनील जी के लिए कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है, TER उसको बोलते हैं, उसको कम करने के लिए कंसल्टेशन पेपर लाया गया है। क्या है ये, क्यों करा जा रहा है, इसमें समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका वीकेंड अड्डा में। और आज हम लोग मार्केट की चर्चा कर रहे हैं। कई सारे विषय हमने डिस्कस किए। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि एक सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया जिसमें उनका मानना है कि जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, उसके अंदर GST, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, ये सब भी शामिल किया जाए। तो इससे नेट क्या होगा कि वो नीचे आएगा थोड़ा। क्या मकसद है इसका, इससे क्या असर होने वाला है, इसको समझते हैं। सुनील जी से बढ़िया आदमी कौन हो सकता है जो स्वयं एक म्यूचुअल फंड चला रहे हैं। सुनील सर, ये क्या मसला है और इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं? देखिए, ये मसला ऐसा है, सिंपल सी बात है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो नाम दिया गया है वो गलत नाम था, क्योंकि इन्वेस्टर को टोटल एक्सपेंस रेशियो के अलावा एक फंड मैनेजर अगर स्टॉक खरीदता है, उस स्टॉक को ब्रोकर के थ्रू खरीदता है ना, तो ब्रोकरेज उसको पे करना पड़ता है, राइट? तो वो कॉस्ट आउटसाइड द TER था, नंबर 1। नंबर 2, GST का जो AMC फीस में लगता है वो भी आउटसाइड द TER था। तो अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में देखे TER 2% दिख रहा था, एक्चुअली 2.5-3% उसका कॉस्ट आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये TER टोटल नहीं था, तो उस रॉन्ग को राइट करवा रही है सेबी बाय इंक्लूडिंग इट। इसलिए उन्होंने 2.25 से 2.4 तक एक्सपेंस रेशियो को बढ़ाया और AMC से कहा ये दोनों एक्सपेंस को उसके अंदर लाइए। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए वो 20-25 बेसिस पॉइंट्स का एक सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका लॉजिक ये है कि ये जो सेबी ने जो तय किया था कि ये TER होना चाहिए, ये कुछ 4-5 साल पहले किया था, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज था 20 लाख करोड़। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ की साइज में बन गई है। तो नेचुरली इंडस्ट्री का भी कोई कॉस्ट सेविंग्स, यानी दुगना हो गया इंडस्ट्री, कॉस्ट दुगने नहीं होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट खाली बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा फायदा होना चाहिए। ये एक दूसरी सोच थी। और तीसरी सोच इसमें जो उन्होंने किया है कि पहले था कि TER को कैस्केडिंग स्टाइल पे उन्होंने चेंज किया था 5 साल पहले, यानी कि जैसे स्कीम की साइज बढ़ती है उसकी TER कम होती जाती थी, ताकि बड़े स्कीम में एक इकोनॉमी ऑफ स्केल इन्वेस्टर को फायदामंद हो। अब उन्होंने क्या देखा है कि शायद लॉट्स ऑफ न्यू फंड ऑफर्स जो आते हैं, तो न्यू फंड ऑफर्स शुरुआत में छोटी होती है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम में है बड़े स्कीम में से, उसमें से ये छोटे स्कीम में शिफ्ट करने से इन्वेस्टर का कॉस्ट बढ़ता है। और सेबी का मानना है कि शायद ये इन्वेस्टर का इच्छा नहीं था, शायद वो एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा ट्रेड कमाने के लिए ये स्विच कर रहे थे। और डेटा कुछ उन्होंने निकाला कि इतने परसेंटेज हम देख रहे हैं कि स्विच के थ्रू न्यू फंड में आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि ये स्कीम बेस्ड कैटेगराइजेशन को निकाल कर AMC के लेवल पे एक कैटेगराइजेशन लाया है। यानी कह रहे हैं कि अगर AMC का साइज 1 हो, पूरे अपने स्कीम्स पे एक ही रेट लगाना है, आपके छोटे स्कीम या बड़े स्कीम उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भी एक उनके तरफ से एक जो उनके मन में था, एक मिस सेलिंग जो हो रहा था, वो अभी निकाल रहे हैं। और उसके साथ इसलिए उन्होंने कह दिया कि अगर कोई स्विच करता है एक इक्विटी स्कीम से दूसरा और वो बड़े स्कीम से छोटे स्कीम में कर रहा है, तो उसके लिए उसको ज्यादा TER कस्टमर को नहीं सफर होना चाहिए। तो नेचुरली तो ये एक जो वाइड रेंजिंग लेजिस्लेशन लाया है, अल्टीमेटली उसका यही कॉन्सेप्ट है कि एक कस्टमर के लिए कॉस्ट को कम करो, दूसरा ट्रांसपेरेंसी लाओ कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जेन्युइनली टोटल है, और तीसरा जो भी मिस सेलिंग हो रहा है कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच
तो बिना कोई रियल रीजन के, तो उस जो अगर वो कमीशन के कारण हो रहा है वो उसको बंद करवाना चाहिए। तो ये सब चीज वो अटेम्प्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पेपर के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगी तो अल्टीमेटली नेचुरली इन्वेस्टर का कॉस्ट घटेगा और जो इंटरेस्ट स्कीम स्विचेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आप चूंकि कंसल्टेशन पेपर ही है तो आप इसके पक्ष में हैं अभी कि ये सही कदम उठा रहा है सेबी? देखिए, टोटल एक्सपोजर रेशियो गलत नाम था, कंसल्टेशन पेपर ही गलत नाम है। कंसल्टेशन पेपर में जो डालते हैं वो अल्टीमेटली नियम बनता है, ये कंसल्टेशन वाले की बात अलग। उनके मन में जो है लगता है, अनलेस कोई गूफ अप, जो बड़ा गूफ अप है वो अगर निकलता है तो शायद उसको घटाएंगे, अदरवाइज उनकी जो थॉट प्रोसेस है 95% प्लस ये आ जाएगा। आपकी और मेरी सोच इसमें कुछ मायने नहीं रखती है। सही कदम उठा रहा सेबी? आई थिंक जिस कैपिटल मार्केट में जो भी ट्रांसपेरेंसी लाए, जैसे सुनील जी ने कहा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बढ़े, इससे हमारे से इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? नहीं, वही मैं सुनील जी से एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उसे पूछ पाऊँ कि इससे, तो सुनील जी इसमें जो यील्ड है म्यूचुअल फंड्स की, एएमसीज की, तो आपके हिसाब से उसमें कितना करेक्शन आएगा? क्योंकि कुछ तो जो यील्ड है एएमसीज की टोटल एयूएम पे, शायद मुझे लगता है कि कुछ तो कम होगी, तो आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट आएगा, कितने बेसिस पॉइंट्स का? देखिए, अगर आप देखें ना तो सेबी का और भी एक नियम है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उसके अंदर से ही आपको कमीशन, सेलिंग कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है। मैं ब्रोकरेज का शब्द यूज कर रहा हूँ कि ब्रोकरेज इक्विटी ट्रेडिंग के लिए होता है। मैं जो कमीशन पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रॉम द टीईआर, राइट? तो अभी अगर टीईआर कम हो गया तो एएमसी के पास ये ऑप्शन है कि मैं उसका पूरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर पास ऑन कर सकता हूं। तो कौन करेगा नहीं करेगा, ये साइज ऑफ द एएमसी उसकी ब्रांड के ऊपर डिपेंड है। अब बड़ा जो लिस्टेड एएमसी की स्पेस में देखिए, सब बड़े एएमसी है जिसका अलग ब्रांड है, उसका कस्टमर का पुल है। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादातर इस ड्रॉप इन टीआर को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ओर पास ऑन कर देगी, तो ज्यादा लॉस वो अपने में झेलेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो डर आ गया है कि पूरा जो रिडक्शन जो इसके कारण आ रहा है वो एएमसी के प्रॉफिटेबल में कटौती आएगी, ये गलत है। यस, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स का होल्ड होता है, थोड़ा नेगोशिएशन होगा, मगर छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर को ये बड़े एएमसीज पूरा पास ऑन कर देगी जो भी ये टीआर का इम्पैक्ट है। तो मेरे ख्याल में कस्टमर को बेनिफिट होगा, एएमसीज को न्यूट्रल होगा, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए अर्निंग्स की कमाई कटेगी। वो एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ऑफिस को रेंट में लिया है, 2-4 प्यून और ऑफिस बॉयज रखे हैं, वो फिक्स कॉस्ट उसको इनकर कर दिया, सडनली उसको अभी एग्जिस्टिंग एयूएम पे उसकी अर्निंग्स गिरने वाली है, तो उधर ही ज्यादा पेन होगा एमएफडीज के ऊपर। बड़े बड़े बैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स वो एएमसीज के साथ नेगोशिएट करेंगे कि आप 50-50 ले लो, 70-30 ले लो, जो भी है बातचीत में वो आगे ही दिखेगा। तो मेरे ख्याल में लिस्टेड एएमसीज सब बड़े हैं, तो उतना ज्यादा मैं इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं देख रहा हूँ। स्मॉलर एएमसीज और स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटर से असर ज्यादा होगा, कस्टमर को अल्टीमेटली बेनिफिट ही होगा। नहीं, ठीक बात है आपकी। आई थिंक वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेट। मतलब छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे देश में, छोटे छोटे गांव में एयूएम ला रहे हैं, एसआईपी ला रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनका नुकसान हो। आई डोंट थिंक सेबी का ये इंटेंशन था कि जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लॉस रहे। अब वो तो सुनील जी जो कह रहे हैं, मैं तो वही आपकी एमपी को बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर एजुकेशन चलाना चाहिए। जी चलाना, बिल्कुल फंड सही वो खुद है, नहीं चला सकते। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं छोटे एमएफडी, उनका बहुत रेलेवेंस है सर सिस्टम में। मतलब उनके बिना कोई हाउसवाइफ है जिसके पास सेविंग है, कोई नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? मतलब वो थोड़ी ना कहीं पढ़ के आए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या रिस्क, जैसे एलआईसी पहले होता था। जी बिल्कुल वैसे होता। तो उसका जो समझाता था कि जीवन बीमा क्यों कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर एमएफडीज का, छोटे एमएफडीज का नुकसान होगा इसमें, तो वो सेबी को फिर सोचना पड़ेगा कि क्या ये हम चाहते थे कि सबका ठीक हो गया, इन्वेस्टर खुश है, एएमसी खुश है, और वो छोटा बीच वाला जो बेचारा जो छोटा एमएफडी है। अभिषेक अग्रवाल जी, क्विक कमेंट आपका, ये क्या लगता है आपको, ठीक कदम है ये? और मतलब इन्वेस्टर को तो फायदा होना ही चाहिए। हाँ, इन्वेस्टर का फायदा होना चाहिए, बिल्कुल। इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी, हमें कहता हूँ कि अगर फाइनेंशियल ना भी हो पर एक ट्रांसपेरेंसी, उसको पता तो चले कि मेरा जो टीआर है वो 2 नहीं है, वो एक्चुअली 3 है। स्टोरी पड़ी थी कहीं, किसी कोई समझा रहा था ऐसे डेटा दे करके कि जब आप 15-20 साल बाद निकालते हैं तो ये जो आप भरते रहते हैं ना 1.5-2%, जी बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, बिल्कुल देख के लगता है यार इतना पैसा ऐसे ही चला गया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक अग्रवाल जी, आपका कमेंट सर। तो नीरज जी, पहली बात तो सेबी सही है, और सेबी का एक ही मैंडेट है, वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के हित पे पॉलिसीज बनाना, और उसे हर तरह के रिस्क से बचाना, और हर तरह की पॉसिबिलिटीज जहाँ पे या तो शायद वो एक्सपेंस के साइड में हो या इंफॉर्मेशन के साइड पे हो
या डिस्क्लोजर के साइड पे हो, और यही कंटिन्यूअस ट्रेंड जो है वो मैंने अभी लास्ट जो ऑब्जर्व की है कि जब से हमारी जो नई चेयरमैन आई है तब से ये एक तरफा जो चेंजेस हमने देखा है वो हम देख रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। अभी ये चर्चा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो मैं यहीं तक ही डिस्कशन को सीमित रखूंगा, बाकी चीजों को कवर नहीं करूंगा। सो टीईआर के अंदर में जो मैं समझ पा रहा हूँ मेरे लिमिटेड नॉलेज पे, वो लार्जली ये है कि इन्वेस्टर का जो आउटगो है एक तो वो थोड़ा कम हो, लार्जली ये जो डिस्ट्रीब्यूटर चर्निंग होती थी स्कीम टू स्कीम लेवल पर, क्योंकि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ले जाने के समय कोई म्यूचुअल फंड अगर एक एडिशनल इंसेंटिव दे दे तो वहां पे एक तरह की चर्निंग हो रही थी। अब वो नॉलेज से रिलेटेड हो रहा है कि परफॉर्मेंस सही नहीं है, कि हमें ऐसा भी दिख रहा है कि कमर्शियली किसी की अलाइनमेंट सही नहीं है, वो अपने कमर्शियल के चक्कर में इन्वेस्टर को मूव ऑन कर रहा है फॉर द रॉन्ग रीजन। सो इस तरह की जो सिचुएशंस है उसको डील करने के लिए यूनिफॉर्म रेट जो है टीआर को अलाइन किया गया है, जहां पे ऑफकोर्स जैसे कि सुनील जी भी ने कहा कि बहुत तरह के एक्सपेंसेस तो पहली बात आउटसाइड हो रहे थे उसके परव्यू में, और अब ये परव्यू को इंक्लूसिव बनाया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अब कोई छोटा एमएफ या बड़ा एमएफ किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ल्यूर करने के लिए अलग से कुछ देके उसे बायस नहीं कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो सब्जेक्टिव है, बिकॉज अगेन कौन से स्कीम के लिए या कौन से फंड के लिए क्या कर रहे हैं वो एक अलग है, बट सेबी ज्यादा अलाइन कर रही है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को लेके कि आज टेक्नोलॉजी जब ऑलरेडी इतनी अच्छी पेनिट्रेटेड है, हम ऑलरेडी जो है 60% इंटरनेट पेनिट्रेशन पे है, सारे डिटेल ऑनलाइन मिल रही है जी। आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम फाइनेंशियल का है जहां पे आप इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, तो फिर बिटवीन मिडिल मैन क्यों? तो वहां पे पूरी तरह से कंट्रोल कैसे किया जाए इस चीज को लेके, तो वहां पे ये एक वन ऑफ द जो यूनिक तरीका होता है कि कमर्शियली आप जब चीजों को टाइप कर देते हो तो अपने आप वो जो है नीचे तक वो चला जाता है। तो हाँ, ये कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो है। आई एग्री, डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट कई बार क्या होता है जो ना, आपका कंसर्न जेन्युइन हो सकता है, लेकिन समय के हिसाब से उसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो जेन्युइन कंसर्न आपको कुछ समय बाद फिर वैल्यू नहीं करता। ये ऐसा सिस्टमिक तौर पे होता है। गौतम जी, आपका क्विक कमेंट और आपकी क्या सोच है इस पे? जी, ये कंज्यूमर्स एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है। मैं इस सवाल का जवाब एक इन्वेस्टर के नजरिए से देना चाहूंगा। जब भी किसी इंडस्ट्री में डिसरप्टिव रेगुलेटरी चेंज आता है, सबसे बड़ा फायदा बड़े प्लेयर्स को होता है। तो जो टॉप 5 प्लेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है और उस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन एक्सेलरेट हो जाती है। तो अगले 1-2 साल में आप देखेंगे एएमसी इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में काफी कंसोलिडेशन होगा, बहुत मर्जर्स एंड एक्विजिशन एमएनए एक्टिविटी होगी, और जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पुशबैक करेंगे अगेंस्ट द एएमसीज पासिंग ऑन द रिडक्शन इन टीईआर, बट जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं they'll get folded up into the bigger players। तो स्ट्रक्चरली ये इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, क्योंकि हर डिसरप्टिव रेगुलेटरी चेंज के बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। अभय जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। या गौतम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम जैसे जो बाहर हमारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, दुबई, लंदन, उनका एक बहुत शिकायत रहती है कि इंडिया में फंड मैनेजर्स फीस बहुत चार्ज करते हैं कंपेयर टू यूएस और अदर। तो आपने देखा यूएस का मार्केट भी और आप इंडिया में भी फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या व्यू है? ये इंडिया की जो हाई फीस है ये एक्चुअली जस्टिफाइड है, ये रहेगी या कम हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इस पे आपका कुछ व्यू हो तो वेरी हेल्पफुल। अबे जी, हाई फीस का कंप्लेंट सिर्फ तभी आता है जब फंड मैनेजर्स नेगेटिव रिटर्न्स या लो रिटर्न्स दे रहे हैं। जब अच्छे समय में जब अच्छे रिटर्न्स आते हैं तब कोई हाई फीस की बात करता नहीं है। ये सिर्फ तभी बात होती है, चर्चा होती है जब रिटर्न्स फ्लैट या नेगेटिव चलते हैं। पिछले 1.5 साल से लोगों के पैसे नहीं बने तो फीस की बात कर रहे हैं। जैसे ही अगला बुल रन शुरू होगा और लोगों के खूब पैसे बनने लगेंगे तब क्लाइंट्स ज्यादा कुछ फीस के बारे में कंप्लेंट करेंगे नहीं। ये सब टॉपिक्स तभी उठ के आते हैं जब रिटर्न्स का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा होता है। तब बुल रन तो चल रहा है सर, और इसीलिए हम हर हफ्ते आके नए नए विषयों पर आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने 4 विषय रखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगले हफ्ते आपके लिए सब दिमाग में रहेंगे। तो यहाँ पे आज यहीं पे विराम लेते हैं। एंजॉय करिए, वीकेंड मनाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते फिर नए नए विषयों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।